चलिए हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है आखिर, ये क्यों पढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है, यह कहाँ पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहला क्या है, इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं। तो ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम तुम जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा होगा इससे पहले मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे बोलते थे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। यस या नो। इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट में हो, उस पर फोर्सेस जीरो होना चाहिए। क्या वो चलता भी है लेकिन उस पर फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। आपने इक्विलिब्रियम फिजिक्स में पढ़ा था, तो वहां पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ऐसा पढ़ा था कि नहीं। अभी जस्ट आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। और ये हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ही है, लेकिन उसके नाम क्या है, उसके आगे कुछ लग गए तो उसका सोच अलग हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अमाउंट की बात करेंगे। जो केमिकल कंपाउंड, जो केमिकल कॉम्बिनेशन में जो कंपाउंड का अमाउंट है, अगर वह टाइम के साथ चेंज ना करे तो वो सिस्टम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये केमिकल कंपाउंड के बारे में बात करने वाला है। ठीक है। अब ये जो इक्विलिब्रियम है, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहले आप पढ़ोगे फिजिकल इक्विलिब्रियम में, और दूसरा क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है कि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होने वाला है, जस्ट सेमी सिस्टम के स्टेट चेंज होने वाले हैं। जैसे ये लिक्विड है और ये क्या है, गैस, इनका स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं। और ऐसे केस में अगर ये इक्विलिब्रियम कोई बैलेंस स्टेट में है, मतलब इनके अमाउंट ऑफ टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ओके बेटा। जैसे देखो NaCl सॉलिड है और NaCl एक्वस है, मतलब क्या हुआ, आप NaCl को पानी में डालते जाओ, वो घुलेगा घुलेगा घुलेगा। अब डालोगे तो जितना घुलेगा उतना नीचे जाएगा, क्या करेगा, बैठ जाएगा। मतलब ये स्टेज कैसा आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया। ओके बेटा। इसी को हम बोलते हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। और वही अगर केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, समझे, जिसमें रिएक्टेंट होते हैं और क्या होता है, प्रोडक्ट। ऐसे में जैसे देखो H2Cl2 से रिएक्ट किया और बना दिया क्या चीज, HCl। ओके बेटा। अब यह जो है, यह रिवर्जेबल रिएक्शन है। यह इधर से इधर भी जाएगा और इधर से इधर भी जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बैकवर्ड। और कुछ समय के बाद ऐसा हो कि ना इसका अमाउंट चेंज करे और ना इसका अमाउंट चेंज करे टाइम के साथ। जितना ये इसमें कन्वर्ट हो उतना ही ये क्या हो, इसमें कन्वर्ट हो। समझ में आया। तो ऐसे को, अब देखो दो चीज है, ऐसा हो कि ना इसका अमाउंट चेंज करे, न ये उसमें जाए, और दूसरा ये हो सकता है कि इसका अमाउंट जितना इससे उधर जाए उतना इधर से क्या हो, इधर आए। ये दोनों अलग बात हुआ। एक है कि इसका अमाउंट ना चेंज करे, इधर उधर जा ही नहीं, ऐसे स्टेज को बोलेंगे स्टैटिक। क्या बोलेंगे, स्टैटिक, स्थिर। लेकिन ये जितना उधर जाए उतना ही इधर आ जाए, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डायनेमिक। तो आपको पता होना चाहिए जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये कैसा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कैसा है, डायनेमिक। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है उतना ही प्रोडक्ट कहां जाएगा, रिएक्टेंट में। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आपके इक्विलिब्रियम के दो पार्ट हुए, एक पार्ट आपके पास हुए फिजिकल और दूसरा क्या है, केमिकल। आपका जो ये चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब इसमें हम फिजिकल के बारे में बात नहीं करने वाले, किसके बारे में बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन है, इसमें जस्ट स्टेट चेंज है, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ब्ला ब्ला। अगला, अब देखिए जो रिएक्शन होते हैं वो ब्रॉडली दो प्रकार के होते हैं। एक है रिवर्जेबल और दूसरा क्या है, इरिवर्जेबल। रिवर्जेबल रिएक्शन किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। यस या नो। इरिवर्जेबल क्या है, अगर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया तो प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ क्या जाएगा, रिएक्टेंट में जाएगा। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिवर्जेबल रिएक्शन। अब देखिए इसका क्या क्या प्रोस्पेक्टिव है, इसका क्या क्या करेक्टर है, इसको देखो। मतलब अगर आप इसमें देखिए कंपैरिजन करते हैं इरिवर्जेबल रिएक्शन और रिवर्जेबल रिएक्शन में, तो इरिवर्जेबल रिएक्शन किसे कहते हैं, ये लाइट ऑफ कर दोगे, नहीं, उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट ऊपर, उधर उधर वाला, हाँ। अब देखो द रिएक्शन विच, क्या लिखा है, प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। अगर कोई एक ही दिशा में चले तो उसको क्या बोलेंगे, इरिवर्जेबल रिएक्शन।
लेकिन यही क्या कर रहा है, यह दोनों दिशा में चल रहा है। इस दिशा को फॉरवर्ड बोलेंगे तो इस दिशा को क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। मतलब ये फॉरवर्ड भी चले और बैकवर्ड भी चले। अगला, ये जो रिएक्शन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। देखो क्या, रिएक्शन आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यह ऑलमोस्ट पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। ठीक है, बट प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में आता होता नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो रिएक्शन क्या लिखा, रिएक्टेंट क्या लिखा, अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट भी क्या होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। और कुछ समय के बाद ये अमाउंट चेंज होने वाला नहीं है। मतलब इसमें अच्छा खासा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट देखा जा सकता है और अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्या देखा जाता है, प्रोडक्ट देखा जा सकता है। ये कभी इक्विलिब्रियम अटेंड करने वाला नहीं है। कौन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, अगर ये इक्विलिब्रियम अटेंड किया तो वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टैटिक। कैसा होगा, वो स्थिर है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, खत्म, रुक गया, स्टेट रुक गया। बट ये कैसा है बेटा, अटेन्स द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नेवर गो टू कंप्लीट। और ये डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब ये कभी रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है ही नहीं। जबकि रिवर्जिबल इरिवर्जिबल रिएक्शन कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएंगे, इसलिए एरो सिर्फ ऐसा होगा। एरो सिर्फ ऐसा होगा। जबकि कहता है ये जो है, यह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जा सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी जा सकता है। एरो ऐसा भी दो, या आप एक ऊपर ऐसे एरे दे दो और दूसरा का नीचे ऐसे दे दो, ये भी आपके इक्विलिब्रियम को बताता है। ओके, अगला, ये कह रहा है कि सच रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय, ये हो गया। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां से एक्चुअल केमिस्ट्री शुरू होता है। देखो दिमाग लगाओ कैसे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें प्रिसिपिटेशन होता है। जैसे कि देखो NaCl AgNO3 से रिएक्शन किया, NaNO3 प्लस AgCl बन गया। अब ये AgCl जो है वो सॉलिड है, ये बनते ही देखो इसमें एरो नीचे, मतलब ये क्या किया, नीचे जमा हो गया। क्या आपके रिएक्टिंग साइट में रहा, क्या आपके रिएक्शन जहां हो रहे हैं वहां पे रहा क्या, ये अपने आप क्या हो रहे हैं, रिएक्शन से आइसोलेट हो रहे हैं। रिएक्शन के से क्या हो रहे हैं, आइसोलेट। इसलिए ये जैसे जैसे आइसोलेट होते जाए वैसे वैसे रिएक्शन क्या होगा, आगे की ओर जाता जाएगा। देखो यहाँ पे अगर यही रिएक्शन को किया जाए, देखो H2I2HI बन रहा है। अगर इसको तुम्हें रिवर्जेबल करना है तो इसको किसी क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, तब तो कोई इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा, कोई प्रेशर एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, HCl NaO से रिएक्शन किया और NaCl बनाया और क्या बनाया, H2O। ये जो रिएक्शन है ये स्ट्रॉन्ग है, समझे, समझ में आया? आपने सुना है ये साल्ट ऑफ क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग, यही अगर वीक एसिड वीक बेस का रहता तो ये रिवर्जेबल रहता। क्या रहता, ये रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में जाता और प्रोडक्ट भी क्या जाना, जैसे आप लोग एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा होगा, यस या नो। बट यहां पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो साल्ट होता है वो आपका इरिवर्जेबल रिएक्शन होता है। कैसा होता है, और ये NaCl एक्वस और प्लस क्या हुआ, H2O। जैसे यहां देखो 2KClO3 को गर्म करेंगे तो क्या होगा, KCl प्लस क्या होगा, 3O2। ये जो 3A2 है ये क्या करेगा, O2 स्केप कर देगा, बाहर निकल जाएगा। और जैसे ये रिएक्शन से बाहर निकल गया तो रिएक्शन सिर्फ हमेशा क्या आएगा, फॉरवर्ड। क्या आएगा, फॉरवर्ड। अब देखो N2O2 ये बनाया, ये बनाया। अब देखो लिक्विफिकेशन, अब जैसे ये देखो एसिटिक एसिड है और एल्कोहल है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ईस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये रिवर्जेबल है, ये क्या है, रिवर्जेबल। अब देखो ये डायमंड और ग्रेफाइट ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। सोचो बेटा अगर ग्रेफाइट डायमंड बन जाए, फायदा है ना। ग्रेफाइट का क्या वैल्यू है आपको पता ही है, और डायमंड का क्या वैल्यू है आपको पता ही है। तो केमिस्ट्री कहती है कि ये प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस में जो होगा, लेकिन वो कब होगा इसके बारे में वो बताया वो नहीं है। यस या नो बेटा। अगला देखो, अब एक बड़ा मस्त चीज है,
वो मस्त चीज क्या है, देखो यहां पे जो रिएक्शन है वही यहां पे, ठीक से देखो, देख पा रहे होगे। आप ये देख पा रहे हो कि यहां पे भी देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बन गया, CO2। लेकिन यही अगर ओपन कंटेनर में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इरिवर्जिबल। कैसे? क्योंकि ये स्केप कर जाएंगे, क्या करेंगे, CO2 आपके सिस्टम से स्केप कर जाएंगे। CO2 मिलके CO से ना मिलके CO CO3 बनेगा, CaCO3 बनेगा। जब CO2 रहेगा ही नहीं तो रिएक्शन होगा कैसे? अगर ये ओपन कंटेनर रहा तो CO2 स्केप कर जाएगा इस रिएक्शन में। आपका ये सिस्टम ये स्केपिंग टेंडेंसी रखता है, और जब ये स्केप कर गया तो क्या वो बैकवर्ड जा पाएगा? लेकिन यही अगर इसे क्लोज कंटेनर में करें तो CO2 फिर से कैल्शियम ऑक्साइड से कंबाइन करके आपको CaCO3 बना सकता है। यस या नो? तो अब देखो क्या हुआ, इस तरह से देखे कि कोई रिएक्शन ऐसा है जिसमें हेट्रोजीनियस फेजेज होते हैं। हेट्रोजीनियस फेज मतलब क्या हुआ, उस रिएक्शन में क्या हुआ, एक से ज्यादा स्टेट होते हैं, सॉलिड भी हो गए, लिक्विड भी हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, समझ में, रिएक्शन। तो उसमें क्या हुआ, अगर ये CO2 निकल रहा है तो उसको आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा स्टोर करके, नहीं तो वो रिएक्शन पार्ट से ही बाहर निकल गया तो फिर कैसे बैकवर्ड जा पाएगा? इसमें बैकवर्ड जा सकता है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब आप देखोगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी ऑलमोस्ट पढ़ाया था, कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है इसमें क्या क्या होता है, ये रिवर्जेबल रिएक्शन होता है। इसमें रिएक्टेंट होते हैं और क्या होते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट टाइम के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं, और प्रोडक्ट भी टाइम के साथ रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। यस या नो? तो जैसे जैसे समय पास करेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। और जैसे जैसे समय पास करेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट होता रहेगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहेगा। अब इक्विलिब्रियम स्टेट कहते किसे हैं, वैसा टाइम जिस टाइम पे रिएक्टेंट का अमाउंट ना चेंज करे, ना प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज करे। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो उतना ही प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट में। मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, मतलब जितना रिएक्टेंट का रेट रहेगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का रेट रहेगा। और वो इसे को हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है बेटा, मतलब आप कहें कि ओवरऑल आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा। यस या नो? अब देखो, अब इसको समझो, आपके पास देखो ये रिएक्शन है, ये रेट की बात करो, और ये क्या कर रहा है, टाइम। तो देखो ये है रेट कन्वर्जन किसका, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का। ये देखो धीरे धीरे घटता जा रहा है, पहले क्योंकि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ क्या थे, रिएक्टेंट। ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, एक समय के बाद ये चेंज ही नहीं कर रहा है। और ये देखो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने का रेट है। एक समय के बाद जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट करा है उतना ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा है। अरे यस या नो? मतलब यहां पे दोनों के रेट क्या होंगे, बराबर। ऐसे स्टेज को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज। क्या बोलेंगे? अब देखो यहां पे, क्या यहां पे देख रहे हो, रेट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। लेकिन क्या जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो नहीं है। ये दोनों अलग अलग स्टेज में मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को। भले इनका रेट टाइम के साथ चेंज ना करे, लेकिन इक्वल भी तो नहीं है। इससे लग रहा है क्या, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा नहीं है, भले वो फिक्स है। तो ऐसे केस में नेट कन्वर्जन तो है। ये देखो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है। क्या जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो कहेंगे नो। देखो ये ज्यादा है ना। ऐसे स्टेज को हम बोलेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं है। तो ये ना बोलेंगे कि रेट फिक्स हो जाए तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम स्टेज है। रेट फिक्स होके भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। कैसे कि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है
उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा जो इसमें है। ये देखो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट है, ये रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्या है, प्रोडक्ट इनटू क्या है, रिएक्टेंट है। लेकिन इसमें इस केस में क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट ये है, ये रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू क्या है, रिएक्टेंट है। वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, लेकिन बराबर तो नहीं है। और इक्विलिब्रियम क्या कहता है, बराबर होना चाहिए। क्या कहता है बेटा, बराबर होना चाहिए। ये रेट वर्सेस टाइम है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, बट ये इक्विलिब्रियम स्टेट को फुलफिल करता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम में है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट करेगा, रिएक्टेंट में। यस या नो, तभी वह क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में। क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब चलो, अब अगर हम इसमें देखें, इसकी बात करें अबाउट कंसंट्रेशन, मतलब अमाउंट की बात। अमाउंट में हम कह सकते हैं कि अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गया तो उसके बाद आपके रिएक्टेंट के अमाउंट टाइम के साथ चेंज नहीं होने चाहिए, और अमाउंट प्रोडक्ट अमाउंट टाइम के साथ चेंज होना नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो हो भी सकता है और नहीं भी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट शुड नॉट चेंज विथ टाइम इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम। अगर वह इक्विलिब्रियम में है तो उसका अमाउंट ऑफ टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, किसका, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। देखो ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट। ये रिएक्टेंट का अमाउंट बता रहा है टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा, ये प्रोडक्ट का अमाउंट कर रहा है टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है। ये हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, बराबर। अब टाइम के साथ चेंज कर रहा है अमाउंट, ना रिएक्टेंट का ना प्रोडक्ट का, और सौभाग्य से दोनों क्या हो गया, बराबर। ये कैसे स्टेज को बता रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेज को। इस टाइम के बाद इस टाइम के बाद वह इक्विलिब्रियम में है, इसके पहले वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। देखो बेटा, अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं इस टाइम के बाद की स्टडी कर रहे हैं। इस टाइम के पहले की स्टडी को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि इसमें मोशन में यहां पे अमाउंट चेंज कर रहा है। क्या ये रिएक्शन अभी चल रहा है कि नहीं, लेकिन यहां के बाद वह बाहर से लगा स्थिर है। क्या है बेटा, स्थिर, स्टैटिक, क्या दिखेगा, लेकिन इसमें रिएक्शन चलता दिखेगा। इसको हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ये आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में है। इसको हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, अभी हम पढ़े क्लास 11th में। मतलब इस टाइम के बाद के प्रोसेस को देखो। सिमिलरली आपका ये जो ग्राफ है इसमें देखो, कंसंट्रेशन है और टाइम है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे कंसंट्रेशन घटा, और इस टाइम के बाद इसी को क्या बोलेंगे, इसको ले टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। सिमिलरली इस स्टेज के बाद देखो यहां पे, अब यहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम आने पे जो रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब कंसंट्रेशन, वह ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट से। यहां पे देखो बराबर है, और ये क्या बता रहा, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या है, ज्यादा, किससे, प्रोडक्ट से। और वही इसमें क्या बता, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या है, कम, किससे, प्रोडक्ट से। इससे आप ये सेंस लगा सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट टू अचीव इन इक्विलिब्रियम। किसमें, इसमें मेजर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया,
प्रोडक्ट साइड में, तब कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम अचीव किया। इसमें क्या है, बहुत कम ही अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट किसमें हो गया, प्रोडक्ट में, और वो इक्विलिब्रियम को क्या किया, अचीव कर लिया। यस या नो। अगर इसमें अगर आप कहोगे तो कहोगे कि ऑलमोस्ट इक्वल रीजन में अगर स्टैच्यूमेट्रिक रेशियो सेम है तो कह सकते हो 50-50% पे क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव कर गया। यस या नो बेटा। अब हम ये नहीं कहेंगे एग्जैक्ट 50%, क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखो, आपको मैं बता दूं, ये जो इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा, ये जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, अब देखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस। क्या होता है, एक है होमोजीनियस और दूसरा क्या है, हेट्रोजीनियस। किसे कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस उसे कहते हैं जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो फुलफिल करेगा, इसमें सारे रिएक्टिंग स्पेसीज जो भी हैं वो सेम फेज में। अगर एक भी गैस है तो सभी को क्या होना चाहिए, गैस, तो उससे हम कहते हैं होमोजीनियस क्या चीज। ओके, इक्विलिब्रियम तो है तीसरा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ये देखो होमोजीनियस। बट इनमें हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि कुछ के स्टेज क्या होंगे, डिफरेंट। जैसे ये सॉलिड है तो ये क्या है, गैस, ये सॉलिड, ये क्या है, गैस। मतलब अगर स्टेट डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस। सेम हो तो क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। कोई दिक्कत है यहां तक में, कोई दिक्कत? इरिवर्जिबल रिएक्शन तो सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा, वह इक्विलिब्रियम में अगर आएगा तो वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टैटिक, वो एक फिक्स वैल्यू के लिए होगा, समझे। वह दोनों दिशा में तो नहीं चलेगा, उसको पढ़ना तो आसान है। अरे बेटा मैं यहां स्थिर हूं, आपने मुझे दिया, मैंने प्रोडक्ट बना दिया, तो इसमें तो जो भी है वो प्रोडक्ट बन गया ना, उसमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो तो स्टैटिक है। जब अमाउंट इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर जा रहा है, तब ना हमको टेंशन होगा कि कितना इधर से उधर जा रहा है, कितना उधर से इधर आ रहा है। तो ऐसे केस में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अच्छा इसके पहले पेज में चलो, उसको बाद में देखेंगे। अब देखो, अब नेचर एंड क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी दिशा से अचीव किया जा सकता है। अगर कोई रिवर्जेबल रिएक्शन है, अगर तुमने इनिशियली रिएक्टेंट दिया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और आपको पता है क्योंकि ये रिवर्जेबल है इसलिए प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट। ओके बेटा, और अगर मैं प्रोडक्ट ही दूं तो, क्योंकि ये रिवर्जेबल है इसलिए इधर से इधर, जैसे देखो बेटा, जैसे कि देखो यहां पे यही क्वेश्चन है, FeNO3 का होल थ्राइस के SCN दे रखे हैं और ये बना लिया। आप ये दो तो ये बनेगा, ये दोगे तो ये भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आया ना। तो ऐसा नहीं कि इन्हीं को देने से ये बनेंगे, ये भी दे देंगे तो वो बनेंगे कि नहीं। इसको हम दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, दोनों दिशा से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। चाहे आप फॉरवर्ड का अमाउंट दो, या सॉरी, या जिसको आप रिएक्टेंट करें उसका अमाउंट दे दो तो भी क्लेम अचीव होगा, या इनिशियली सिर्फ प्रोडक्ट का अमाउंट दे दो। अब भैया अगर इनिशियली तुम प्रोडक्ट का अमाउंट दे दोगे तो उसको प्रोडक्ट कहोगे क्या, उसको तो रिएक्टेंट कहोगे। अरे बेटा, अगर हम मान लो ए ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी बी सी में, ये जो लेफ्ट साइड है इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अगर हम इनिशियली ए दिए तो ऑफकोर्स ए किस में कन्वर्ट होगा, बी में। लेकिन अगर हम इनिशियली बी दिए तब ये बी इधर आ जाएगा ना, ये अलग बात है कि बी भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, ए में। आइदर साइड का कहने का मतलब है अगर तुम ए दोगे तो भी वो बी में कन्वर्ट हो जाएगा, अब बी दोगे तो भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में। इसके रिलेटिव ये प्रोडक्ट हुआ और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। लेकिन जब तुम पहले बी दे दोगे तो बी ही ना रिएक्टेंट हो जाएगा बेटा। मैं गलत बात बोल रहा हूं, मतलब ये आइदर साइड से अचीव हो सकता है। मतलब
तुम रिएक्टेंट साइड को दो या प्रोडक्ट साइड का अमाउंट इनिशियली दो, इक्विलिब्रियम तो अचीव होगा ही, कोई दिक्कत की बात है? वही ये कहना चाहता है। अब ये जो इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा इक्विलिब्रियम होता है? डायनेमिक, यह चलता रहता है। अब ये चलता कैसे, ये कैसे पता करोगे? स्टैटिक और डायनेमिक में क्या अंतर है, कैसे पता करोगे? थोड़ा सा छेड़ दो, आप रिएक्शन को थोड़ा छेड़ो। सर छेड़ा कैसे जाता है? छेड़ोगे उसका इफेक्ट दिख जाएगा। जैसे ही छेड़ोगे आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब। छेड़ने का तरीका तो कैसे टीज करते हैं? तो क्या करो, प्रेशर को चेंज करो, हो सकता है वॉल्यूम को चेंज करो, हो सकता है टेम्परेचर को चेंज करो, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब। मतलब रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम को क्या होगा? इक्विलिब्रियम का डिस्टर्ब हुआ। मान लो किसी अमाउंट को छोड़ दो, किसी रिएक्टेंट के अमाउंट को ज्यादा फिर से डाल दो, या किसी रिएक्टिंग स्पेसीज के अमाउंट को निकाल लो। मान लो जैसे कोई रिएक्शन है उसमें गैस उस निकल रहा है, वो क्लोज कर, गलती से जैसा रूमा खोल दो, आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। आपका इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। मतलब इससे पता चल रहा है कि वह कैसा है? डायनेमिक। क्या है बेटा? डायनेमिक। यस या नो? तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आया? और वह डायनेमिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है आइदर बाय चेंजिंग प्रेशर, चेंजिंग वॉल्यूम, 100% नहीं कह रहा हूं, हो सकता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग अमाउंट। इजी टोके बेटा? इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे ये पता चला वो क्या है? डायनेमिक। जैसे कि देखो यहाँ पे कैसे पता करता है, एक सिंपल सा एक एग्जांपल है। FeNO3 का होल थ्राइस प्लस KSCN, ये इक्विलिब्रियम में इसका है। अब इसमें देखो FeSCN का होल थ्राइस जो है कैसा कलर का होता है? रेड कलर का। कैसा कलर का होता है बेटा? ये रेड कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? रेड कलर का। ठीक है। अगर हम किसी ना किसी वे में, आप कहते हैं इफ वी विल एड सम KNO3, अब देखो ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट। इसका अमाउंट इक्विलिब्रियम में फिक्स है। अब तुम कहीं से KNO3 डाल दोगे तो प्रोडक्ट साइड का अमाउंट बढ़ा कि नहीं? तो चाहेगा कि प्रोडक्ट साइड का अमाउंट क्या करे? घटे। उसके लिए किधर जाएगा? बैकवर्ड। लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट साइड का अमाउंट आपने डाला KNO3, लेकिन वो किसको घटाएगा? इसको। और जैसे ये घटेगा वैसे ही उसका ये जो पिगमेंट है वो क्या होगा? हल्का होगा। ये जो रेड कलर है वो क्या होगा? हल्का होगा कि नहीं? रेड कलर इसके कारण है, और इसके अमाउंट घट रहे, तो रेडनेस घटेगा कि नहीं? अरे रेडनेस घटेगा कि नहीं घटेगा? मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलो बेटा। है कोई मान लो पिगमेंट है, उसमें तुम पानी डालते जाओ, तो क्या पिगमेंट का इंटेंसिटी वही रहेगा कि घटेगा? डाइल्यूट हो रहा है तो घटेगा कि नहीं? तो अगर जो पिगमेंट डाल रहा है उसी का अमाउंट घटा दिए, कैसे डाले, कैसे घटाए? क्योंकि ये इससे रिएक्ट करके ये बनाएगा। अगर तुमने इसका अमाउंट बढ़ाया तो वो उधर जाएगा कि नहीं? अभी ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन तुम इक्विलिब्रियम में क्या किए? अमाउंट डाल दिए प्रोडक्ट साइड के किसी भी कंपोनेंट का, तो वो दूसरे कंपोनेंट से मिलकर रिएक्टेंट साइड के अमाउंट को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? और जैसे ही बढ़ाएगा तो ये वाला चीज घटेगा घटेगा, और यही तो पिगमेंट डालता है, तो उसके अमाउंट क्या होंगे? घट जाएंगे कि नहीं? यस या नो? ओके बेटा। तो जैसे ही पिगमेंट कलर घटा मतलब रिएक्शन किधर जा रहा है? बैकवर्ड की ओर। ये भी पता कर सकते हो। तो रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम स्टेज में नहीं है। अगर वही पिगमेंट अब नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है। आप लोग को पढ़ना होगा इंडिकेटर, नाम सुने हो? इंडिकेटर, नैप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब पढ़ाएंगे हम आपको केमिकल, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम में, कि कैसे हम लोग रिएक्शन के कॉम्प्लीशन को बताने के लिए पिगमेंट का यूज करते हैं। अब देखो, कलर से डिसकलर होना और डिसकलर से कलर होना, कौन तुम्हारे लिए ज्यादा सेंसिटिव है? कलर्ड है, डिसकलर हुआ, यह पता करना टफ है, क्योंकि कलर तो धीरे धीरे डिसकलर होगा, लेकिन डिसकलर है एकाएक कलर आ गया, ये इजीली पता कर सकते हैं कि नहीं? यस या नो? इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। आपके रिएक्शन के होने वो बताता है ये इंडिकेटर, जो हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम।
आप लोग पढ़ोगे फेनोल्फथालीन इंडिकेटर कहाँ यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज कहाँ यूज करते हैं, पीएच स्केल कुछ होता है। आप लोग अभी अभी तक तो सिंपल पीएच स्केल जानते हो, पीएच क्या होता है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। यस या नो? मतलब पीएच आप लोग पढ़े होगे ना, पीएच, ब्लड का पीएच, पीएच स्केल बहुत मैटर करता है बेटा। मतलब कह सकते हो कि बहुत सारी बीमारियों को आप पीएच स्केल से पता कर सकते हो। पीएच होना चाहिए, ये है पीएच मीटर। इवन मिट्टी है, आपका सॉइल है, सॉइल टेस्ट करते हो तो वहां भी पीएच टेस्ट करते हो कि आपके सॉइल की एसिडिटी लेवल क्या है, आपका सॉइल कहीं एसिडिक तो नहीं हो गया, सॉइल बेसिक तो हो गया ना। हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को बिना, जो भी आप लोग हम लोग के किसान हैं, ये लोग नॉर्मल किसान है, कहता है मिट्टी जांच केंद्र, आपके इंस्टीट्यूट में भी मिट्टी जांच केंद्र है, अभी तक हमने मिट्टी अपना जांच नहीं किया, जबकि मेरे घर में है, वो बक्सा में बंद ही है। यस या नो? इसमें पीएच मीटर लगा होता है। पीएच क्या करता है, वो पीएच मेजरमेंट जो है, वो पीएच क्या, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एन, मतलब वो आपके मिट्टी की एसिडिक प्रॉपर्टी को बताता है। ओके, कभी होगा तो दिखाएंगे। चलिए, जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल दिया, H2 + I2 गिव्स यू 2HI। ये देखो एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है, क्योंकि सभी तो गैस है, ये उड़ जाएंगे तो दिक्कत है ना, इसलिए ये H2 और I2 गैस होने के कारण इसको क्या किया, क्लोज कंटेनर में रखा, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। इसमें देखो ये गर्म कर रहा है, और ये एक रॉड लगा रखे, रॉड भी गर्म होगा कि नहीं, रॉड गर्म होगा तो ये भी टेम्परेचर। अब देखो आप लोग को हमने पढ़ाया है फिजिक्स, फिजिक्स तो हम ही पढ़ाते हैं, और उसमें आपको हम पढ़ाए स्टेडी स्टेट, नाम सुने हो, हीट ट्रांसफर पढ़ाए थे, हीट ट्रांसफर होता है, तो हीट ट्रांसफर में होता है स्टेडी स्टेट, जैसे कि आप लोग ताई चूल्हा पे रखते हो ना, ताई का हैंडल भी धीरे धीरे गर्म होता है, बट क्या ताई का हैंडल का जो सबसे कॉर्नर वाला पार्ट है उतना गर्म है जितना ताई का मिडिल पार्ट गर्म है? नहीं। और ये हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होते जाता है। उसी तरह से देखो बेटा, यहां से हीट ट्रांसफर होके जा रहा है, और सभी सभी क्या हुए, गर्म हो रहे हैं। एक समय ये भी इक्विलिब्रियम स्टेज में अचीव करेगा, समझ में आया? जितना ये हीट दोगे उतना हीट ये कर गया, वापस कर देगा, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर हाई रहेगा और इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, लो। आया ना? आप लोग आगे चल के पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें एक पढ़ोगे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, ये मेंटेन होना चाहिए। जिसे देखो, आप एक कंटेनर से लिक्विड दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते जा रहे हो, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके लेवल बढ़ेंगे और इसके लेवल क्या होंगे, क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगा? तो आप कुछ ऐसा करो कि इधर से फिर इधर ट्रांसफर कर दो। अरे यस या नो? जैसे फाउंटेन देखे हो, पानी फेंक रहा है ऊपर, उसको फिर पानी चाहिए ना, तभी तो ऊपर फेंकेगा, ऐसा कुछ समझते हो? अब देखो क्या कर रहा है, क्या द फ्लो ऑफ एनर्जी इन केस वन इज सेम एज दैट इन, अब बताओ, क्या जिसमें एनर्जी जो ए में फ्लो कर रहा है, क्या वही एनर्जी आपके बी में फ्लो कर रहा है, वही एनर्जी सी में फ्लो कर रहा है? ये बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम है। क्या ये केमिकल इक्विलिब्रियम है? इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? क्या उसी प्रकार का एनर्जी फ्लो हो रहा है? क्या ये केमिकल इक्विलिब्रियम है? नहीं। तो कहोगे नहीं। अब कर रहा है क्या, इन द टू लेबोरेटरी, अब देखो क्या है, इन टू लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज वन और लेबोरेटरी क्या हुआ, मतलब दो लैब है, लैब वन और लैब टू, इसमें रिएक्शन है N2O2 और गिव्स यू क्या हुआ, 2NO2, इज कैरिड आउट इन ओपन वेसल एंड क्लोज वेसल रिस्पेक्टिवली। लैब वन में ओपन वेसल और लैब टू में क्या हो रहा है, क्लोज वेसल में। द डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी स्टडी इन, अब बताओ हमको डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टडी करना है तो किस में करेंगे, ओपन में करेंगे या क्लोज में? ओपन में तो वो उड़ जाएगा, निकल जाएगा, कर पाओगे? तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्लोज, और क्लोज कौन सा है, लैब टू। अब जैसे देखो, ये आपके पास एक ये फिगर है,
बताओ ये फिगर किस कैसे इक्विलिब्रियम को बता रहा है? तो देखो बेटा, आपके पास एक रिएक्टेंट साइट होंगे और एक क्या होंगे? आपके पास एक रिएक्टेंट साइट होगा, दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट साइट। तो अगर कह रहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो रिएक्टेंट का अमाउंट टाइम के साथ क्या करेगा? घटेगा। और प्रोडक्ट का अमाउंट टाइम के साथ क्या होगा? बढ़ेगा। एक समय क्या होगा? दोनों का अमाउंट अब चेंज करने वाला नहीं है। अब देखो, जो घट रहे हैं वो एक साइड होंगे, और जो बढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे? एक साइड रहेंगे। कौन कौन घट रहे हैं? बी घट रहे हैं और सी क्या कर रहे हैं? जो बढ़ रहे हैं वो क्या रहेंगे? दूसरे साइड। ये क्लियर हुआ कि नहीं? आप ये भी बोल सकते हो, कोई डाउट की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल सकते हैं। तो बताओ ऑप्शन में क्या है? बी प्लस सी कन्वर्टेड इनटू ए। कोई दिक्कत है? अरे हाँ या ना? समझी? ये किस रिएक्शन को बता रहा है? ए प्लस बी सी को नहीं बता रहा है। समझ में आया कैसे नहीं बता रहा है? कि अगर हम ए का अमाउंट बढ़ेगा तो साथ साथ बी का भी बढ़ना चाहिए ना बेटा, है? इसलिए सिर्फ सी को बताएगा। ये समझ में आया? चलिए, आप लोग तो होशियार बच्चे हो। अब देखो, अभी तक तो हम ये पहचान पा रहे थे कि कौन इक्विलिब्रियम में है, कौन नहीं है, कैसे है। अब हम उसके अमाउंट की स्टडी करेंगे। इसकी स्टडी करेंगे बेटा। अभी तक तो हम ये पता रहे थे इक्विलिब्रियम कहते किसको है, इक्विलिब्रियम कैसे पहचानोगे, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये तो आप देख लिए। अब अभी तक जो पढ़ रहे थे वो एक तरह से कह सकते हो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री। अब इस केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स घुसाएंगे, जिसको हम कह देंगे फिजिकल केमिस्ट्री। समझे? अभी तक तो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे थे। अब इसमें जो मैथमेटिकल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट करना है, जिसके लिए मेरी जरूरत पड़ी आपको, समझ में आया कि नहीं? तो वो मैथमेटिक्स पार्ट को पढ़ने के लिए अब शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन? इसको समझो। मास का एक्शन, अमाउंट का एक्शन, अमाउंट कैसे समय के साथ चेंज करेगा, इसकी स्टडी आपको करनी है। आपके रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट के अमाउंट चेंज करेंगे कि नहीं? टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। या प्रोडक्ट के अमाउंट चेंज करेंगे कि नहीं? टू कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। तो वह समय के साथ बदलेगा कैसे? वह इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो उस समय उसके अमाउंट क्या होंगे, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट की, इसकी स्टडी जो करेंगे, वैल्यू की स्टडी करेंगे, वो उनके लिए आपको चाहिए पहले एक है जो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन पढ़ने के लिए हम लोग प्रायः कहते हैं कि ये कंसंट्रेशन के हेल्प से पढ़ते हैं। एक्चुअली होता है एक्टिविटी। क्या होता है बेटा? मैं आपको पिछले क्लास में भी कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब हुआ एक्टिव मास, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिविटी उसको कहते हैं एक्टिविटी। समझे? अब क्या होता है, इस एक्टिविटीज को हम लोग पढ़ने के लिए कभी कंसंट्रेशन के हेल्प से पढ़ते हैं, कभी प्रेशर के हेल्प से पढ़ते हैं, कभी मोल फ्रैक्शन के हेल्प से पढ़ते हैं। तो एक्चुअली एक्टिविटी इज डायमेंशनलेस थिंग, उसकी कोई डायमेंशन होती होती नहीं है। मेरी बात समझ में आया? एक्टिविटी को हम रेफर कर लेते हैं कभी कभी, वो किसी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर करते हैं किससे? कंसंट्रेशन से। समझ में आया? कभी प्रेशर से और कभी मोल फ्रैक्शन से। यस या नो? अगर तुमने कंसंट्रेशन का यूज किया तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आएगा आगे चल के वो कंसंट्रेशन रिलेटेड आएगा। अगर तुम प्रेशर से यूज किया तो वो प्रेशर रिलेटेड आएगा, मोल फ्रैक्शन से किया तो वो मोल फ्रैक्शन के रिलेटेड आएगा। एक ही रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप किसको यूज किए हैं उसके अनुसार से उसका यूनिट वैल्यू चेंज कर सकता है। इज इट ओके बेटा? ओके। एक्टिविटीज
का ऐसा सच कोई यूनिट की बात करता होता नहीं है। यस या नो? हम लोग एक्टिविटीज को यूज करने के लिए प्राय कोशिश करते हैं कंसंट्रेशन, जिसको कहते हैं मोलरिटी, मोल पर लीटर में यूज करने का। इजी तो क्या बेटा? तो देखो एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन दैट इज मोल पर लीटर। ओके, हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है बेटा? आया ना? आपको पता है मोल क्या होता है? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हुआ मोल, नीचे क्या हुआ? वॉल्यूम, जो कि क्या है? लीटर में। इसको हम लोग यूज करते हैं किससे? एक स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसे ब्रैकेट का यूज करते हैं। कैसे? ओके, अब इसके अंदर जो भी रिएक्टिंग स्पेसिस रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा तो लिखोगे नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन लिखेगा तो लिखोगे H2। मतलब ऐसे में अगर आप H2 लिखो मतलब क्या हुआ? इसका रियल मतलब तो हुआ एक्टिविटीज ऑफ H2, एक्टिविटी ऑफ H2। लेकिन ये एक्टिविटी को प्राय हम किस में पढ़ते हैं बेटा? मोल पर लीटर में। तो क्या बोलोगे? मोल पर लीटर ऑफ H2। यस या ना बेटा? कोई दिक्कत है? अब देखो, अब सुनो, एक्टिव मास को एक्टिविटी का समझो। अब देखो, अब कह रहा है कि हमारे पास रिएक्टिंग स्पेसिस ए है और क्या है? बी है। अब नंबर में पहले पढ़ते हैं। 2A प्लस 3B गिव्स यू प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? 2 मोल ऑफ ए कंबाइंड करे कितने से? 3 मोल ऑफ बी गिव्स यू प्रोडक्ट। बताओ, क्या जिस रेट से ए घट रहा है क्या उसी रेट से बी घट रहा है? क्या जिस रेट से ए घट रहा है उसी रेट से बी घट रहा है? अगर ए 2 मोल कंज्यूम होगा तो बी कितने मोल कंज्यूम होगा? 3। यस या नो? मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑफकोर्स कंजम्पशन ऑफ बी ज्यादा है और कंजम्पशन ऑफ ए क्या है? कम है। तो क्या जिस रेट से ए घटेगा क्या उसी रेट से बी घटेगा? ये तो डिफरेंट हो सकता है। इसमें आप में से किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखो बेटा क्या है, यहां पे मैं एक ब्रह्मा ऐसा बात बोलता हूं, इसको एकदम याद रखना। जब भी आप स्टडी करोगे केमिकल काइनेटिक्स के प्रॉब्लम को या केमिकल इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को, एग्जामिनर शुड प्रोवाइड अस क्या चीज? ए रिएक्शन इन बैलेंस्ड फॉर्म। कैसा फॉर्म है बेटा? अब देखो, लेट से ये बैलेंस्ड फॉर्म है, दूसरा लड़का ये बैलेंस करता है तो कहेगा 4A प्लस 6B गिव्स यू प्रोडक्ट। अब ये क्या है? क्या दोनों का रेट सेम है? ये कह रहा है मान लो कि 2 मोल हर सेकेंड ए कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब 3 मोल हर सेकेंड बी कंज्यूम कर रहा है। बट वही ये क्या कहेगा? 4 मोल ए हर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है, 6 मोल बी कंज्यूम कर रहा है। तो रिलेटिवली तो ठीक है, एक ही रिएक्शन 2 मोल से 4 मोल में चलाएगा, ये तो गड़बड़ है ना? तो रेट ऑफ रिएक्शन मीनिंगलेस है जब तक कि आपको एक बैलेंस रिएक्शन नहीं दिया गया हो। यस या नो? जब आपको एक बैलेंस रिएक्शन देगा, इसको समझेंगे जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे। भैया, आपको लगता हो कि हम नहीं समझ रहे हैं, आपकी एक्टिविटी पढ़ने की है ही नहीं, और आप क्या कर रहे हो उसके साथ? आप भी हो उसमें इन्वॉल्व? क्या सर, हम मजे लेने आते हो ना? अरे पढ़ने आ रहे हो ना, तो पढ़ोगे ना? कर क्या रहे हो दोनों? हैं? अंगुली पकड़ रहा है मतलब छेड़ रहा है तुमको? लगता है दोनों में दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई। देखो जैकेट भी सेम कलर का, बहुत ज्यादा दोस्ती हो रहा है। क्या दिक्कत है बे? कौन सा दोस्ती हुए बे तुम दोनों में? ऐसा क्या दोस्ती है? हैं? गोतनी का? My God। यार देखो, गड़बड़ उड़बड़ नहीं किया करो, पढ़ो। समझा? क्या है यार तुम भी? चलो पढ़ते हैं।
अब मजाक खत्म करो। सबसे पहला चीज कि आपका रिएक्शन वो देगा तो आपका टेंशन तो खत्म। अब सुनो बेटा, क्या होता है समझो। तो रेट किसे कहते हैं? ये हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर ए मोल ऑफ ए, ये ए रिएक्टिंग स्पेसीज है और ये उसका बैलेंसिंग कोफिशिएंट है, रिएक्ट करता है बी मोल्स ऑफ बी, गिव्स यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहता है रेट लॉ क्या कहता है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, समझे, ये प्रोपोर्शनल होगा एक्टिविटी ऑफ ए पर पावर देयर कोफिशिएंट इनटू एक्टिविटी ऑफ बी पर पावर देयर कोफिशिएंट। हाँ या ना? अब अगर अलग अलग बैलेंस स्टेट होगा तो उसके कोफिशिएंट अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं, सेम ही रिएक्शन के? तो बताओ, तो ये अलग अलग होगा, बट किसी भी रिएक्शन का रेट तो एक ही ना होगा गिवन कंडीशन पे। इसलिए आपको बैलेंस कंडीशन देना चाहिए। और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू ए पर पावर ए और बी पे पावर क्या हो गया, बी। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसको बोलते हैं रेट लॉ। क्या बोलेंगे बेटा? रेट लॉ। इसको आप ब्रॉडली पढ़ोगे जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे ज्यादा इसका यूज होगा। यहाँ पे तो कोई ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। यहाँ पे तो एक ही कंडीशन होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। लेकिन वहां पे हर समय रेट की ही बात की जाएगी। अभी क्या रेट है, अभी क्या रेट है। यहाँ पे तो क्या है, जब ही की बात करेंगे वो उस समय क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इसलिए यहाँ पे उतना ज्यादा इसको छेड़ेंगे नहीं। सिर्फ आप यही जानो, जब भी रेट लॉ लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, सम कांस्टेंट के जो भी रिएक्टिंग स्पेसीज होंगे उनके एक्टिविटी पर पावर जो होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा, बैलेंसिंग कोफिशिएंट। समझ में आया? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसको कहते हो। कोई दिक्कत है? समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब देखो, अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखना है। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर जनरल रिएक्शन आपके पास है ए, ये ए स्टैचोमेट्रिक कांस्टेंट है स्मॉल वाला, और ये ए रिएक्टिंग स्पेसीज है, बी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और कैपिटल बी वो रिएक्टिंग स्पेसीज है। रिएक्ट करके सी अमाउंट ऑफ सी बनाता है और डी अमाउंट ऑफ क्या बनाता है, डी। तो आप अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड की बात करोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, बोलो? सम कांस्टेंट के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू दी पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ, ऐसे ये क्या है बेटा, एक्टिविटी ऑफ ए रेस टू दी पावर ए और एक्टिविटी ऑफ बी रेस टू दी पावर बी। नहीं समझ में एक्टिविटी तो उसको क्या समझोगे, कंसंट्रेशन। और यही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखोगे तो वो क्या होगा, सम कांस्टेंट बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू दी पावर सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू दी पावर डी। और अगर ये इक्विलिब्रियम अचीव कर गया तो जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा वही आपका रेट ऑफ क्या होगा, बैकवर्ड। अरे यस या नो? इसका मतलब के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू दी पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू दी पावर बी बराबर के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू दी पावर सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू दी पावर क्या हुआ, ओके। और इसी के एफ अपॉन के बी के रेशियो को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू दी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू दी पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू दी पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू दी पावर बी।
और इसी को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज किए, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे केसी। किसे लिखेंगे बेटा? केसी। कोई दिक्कत है? केसी इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा? के एफ अपॉन के बी, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए, और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर क्या है? इसी केसी इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये आपके कंसंट्रेशन के फॉर्म में है, समझ में आया बेटा? इसी को बोलते हैं केसी। ओके, जब आप इस केसी को अचीव कर लिए, उसके बाद अमाउंट ऑफ टाइम के साथ चेंज करने वाला नहीं है। ओके बेटा, समझ में आया? इसी को पढ़ना है आपको, इसी पे खेल खेलना है मैथमेटिक्स, कि आप इक्विलिब्रियम अचीव कर पाए हो या नहीं। समझे? इसी को लोग बोलते हैं केसी। क्या बोलते हैं बेटा? केसी। के एफ अपॉन के बी। कोई दिक्कत है? चलिए, अब देखो, अब देखो क्या है बेटा, अगर यही चीज सारे गैस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? गैस फॉर्म में हो, तो देखो बेटा क्या है, आप कंसंट्रेशन तो यूज कर सकते हो, उससे बेहतर रहेगा कि प्रेशर यूज करें। क्या यूज करें बेटा? और जानते हो बेटा पीवी इक्वल टू क्या होता है? पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। पी इक्वल टू क्या होता है? एन बाई भी आर टी। और इस नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। तो पी इक्वल टू क्या होता है बताओ? सी आर टी। सी स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन। यस या नो? कोई दिक्कत है? तो अगर हम लिखें, एक रिएक्शन है, पी इक्वल टू क्या हुआ बेटा? सी आर टी। अब आपने अभी जस्ट देखा, चलिए देखते हैं। आपने भरा पी इक्वल टू क्या पढ़ा? सी आर टी। अगर ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है बी मोल्स ऑफ बी, गिव्स यू सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। तो आपने ये जो केसी निकाला वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू दी पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू दी पावर डी, और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हुआ? ए रेस टू दी पावर ए, और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू दी पावर बी। आया ना? इसी को तो कंसंट्रेशन कहेंगे। अरे हाँ या ना? अगर देखो बेटा, अगर ये सभी गैस में होंगे तो हम लोग डिफाइन करेंगे प्रेशर। क्या डिफाइन करेंगे बेटा? अब वो प्रेशर के रूप में बात करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे केपी। केसी को क्या बोल देंगे? और क्या बोलेंगे बताओ? प्रेशर ऑफ ए रेस टू दी पावर ए, प्रेशर ड्यू टू बी रेस टू दी पावर बी। सॉरी, ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं ना बेटा, क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ सी रेस टू दी पावर सी, प्रेशर ऑफ डी रेस टू दी पावर डी, और प्रेशर ऑफ ए रेस टू दी पावर ए, और प्रेशर ऑफ बी रेस टू दी पावर बी। और प्रेशर को बोलेंगे पी फिजिकल टू क्या होता है? एनआरटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीआरटी। क्या बोलेंगे? ये होगा कंसंट्रेशन सी ऑफ सी आर टी पर पावर सी
कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी पे पावर, बोलो डी, सॉरी स्मॉल डी। उसी तरह यहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो ए इंटू आर टी पे पावर, बोलो ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी पे पावर क्या हो गया बी। कोई दिक्कत है? अब इसी को आप देखो, ये आपका केपी है, ये और ये मिलके क्या होगा केसी इंटू आर टी रेज टू दी पावर सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी, आया ना। और ये जो है केपी इज इक्वल टू हुआ के सी इंटू आर टी रेज टू दी पावर डेल्टा एन। ये डेल्टा एन इसको बोलते हैं। डेल्टा एन क्या होता है, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी प्रोडक्ट में है उनके सम माइनस द स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी रिएक्टेंट है उसके सम। यस या नो? ये कब अप्लाई करोगे, जब सभी सेम फेज में हो, जब सभी क्या है सेम फेज। अगर डिफरेंट फेज में हो तो कैसे करोगे बेटा, मान लो कोई गैस है उसका प्रेशर होगा, कोई सॉलिड है तो उसका प्रेशर होगा, तो इस चीज को रखेगा। तो ये सुटेबल कब है, जब हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम रहेगा। कोई दिक्कत है? चलिए इसी को आपको दिखाते हैं, ये भी दिखाया है। इस तरह से हमने दिखाया कि आप प्रेशर के टर्म में भी बोल सकते हो और मोल के टर्म में भी बोल सकते हो। अब देखो यहां पे, ये देखो PCl5 है, PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हुआ, ये बैलेंस्ड है कि नहीं? क्या लिखो, कैसी कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 कंसंट्रेशन ऑफ Cl2। पहले तो ये समझो कैसे लिखेंगे, केसी केसी कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर देयर स्टैचोमेट्रिक रेशियो 1, Cl2 के कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर 1, नीचे क्या होगा PCl पर पावर 1। यस या नो? नेक्स्ट N2, पहले यही तो प्रैक्टिस करना है आपको। 2NH3 निकालना है, केसी क्या लिखोगे बताओ, बोलो NH3 पर पावर 2 अपॉन N2 पर पावर 1 और H2 पे पावर 3। क्या ये लिखने में कोई दिक्कत है? ये लिखना तो समझे, ये है क्या कंसंट्रेशन। अब देखो बेटा, अगर यही रिएक्शन ये रहता, क्या, सीट केयरफुल्ली, 2N2 प्लस 6H2 गिव्स यू 4NH3, यही आपका केसी क्या होता बताओ जल्दी। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पर पावर 4, कंसंट्रेशन ऑफ N2 पर पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 पर पावर 6। क्या दोनों सेम है? रिएक्शन दिया, अमाउंट दिया, रिएक्शन लिख के नहीं दिया, एगो ई लगाएगा एगो ई लगाएगा, क्या दोनों सेम रिजल्ट देगा? क्या दोनों से सेम केसी का वैल्यू आएगा? वो कब आएगा, जब रिएक्शन की इवेन होगा। नहीं तो ये केसी कुछ और देगा, ये केसी कुछ और देगा, तो केसी चेंज हो जाएगा नहीं ना बेटा। तो किसी गिवन कंडीशन ऑफ स्टैचोमेट्रिक रेशियो के लिए केसी डिफाइंड होता है। इजी टू के बेटा, वो आपको एग्जामिनर देगा, वो आपको एग्जामिनर क्या करेगा देगा। सेम रिएक्शन देखो, बैलेंस स्टेट चेंज हो गया, इसका कोई वेल डिफाइंड रूल तो नहीं है ना। ओके बेटा, समझ में आया? चलो हाँ बता रहे हैं, जब तुमको कहेगा निकालना तो निकालोगे, जब वो कहेगा तो निकालोगे। अब हम कैसे सोचेंगे, तो आपको बताए थे, गैस रहेगा, मजाक नहीं, सिर्फ गैस रहेगा तो प्रेशर ही होगा ना, वहां पे केपी निकालेंगे। लेकिन गैस लिक्विड सब रहेगा, तो किसी का प्रेशर होगा किसी का प्रेशर पता नहीं चलेगा, तो वहां पे क्या निकालोगे, केसी निकालोगे।
जब रिएक्शन में सारे गैस फॉर्म में रहे तो हम लोग केपी निकालेंगे। ओके, केसी भी निकाल सकते हैं। हम तो ये नहीं कहे केपी केसी से रिलेटेड नहीं है। ये भी जस्ट पढ़ा है ना, केपी रिलेटेड टू केसी, पढ़ाए थे कि नहीं भी जस्ट? केपी इज इक्वल टू क्या पढ़ा है बेटा? केपी इज इक्वल टू पढ़ा है कि नहीं? केसी इंटू आर टी रेस टू दी पावर डेल्टा एन। कोई दिक्कत है? कुछ भी निकालो, फर्क पड़ने वाला है? जो एग्जामिनर कहेगा वो निकालना है, तुम्हारे मन से नहीं चलेगा, जो एग्जामिनर कहेगा वो निकालना है। इज इट ओके? अच्छा, ये समझ में आया ये केमिस्ट्री कैसा केमिस्ट्री है अभी तक के केमिस्ट्री से डिफरेंट? जो भी तुम केमिस्ट्री पढ़ते थे, राम सर तुमको जो पढ़ाते थे, उससे डिफरेंट केमिस्ट्री है कि नहीं? लग रहा है कि नहीं मैथे पढ़ रहे हैं? अरे हाँ या ना? चलिए, अब देखो बेटा, गप नहीं, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखो, आपके कंटेनर है, एक क्लोज कंटेनर है, इस कंटेनर में H2 भी है, N2 भी है, O2 भी है, CO2 भी है, और इस कमरे का कोई ना कोई प्रेशर होगा। क्या वो प्रेशर N2 के कारण सिर्फ है? तो जो भी प्रेशर होंगे, इस प्रेशर में ये जो टोटल प्रेशर है P टोटल, इसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन होगा? प्रेशर ड्यू टू H2, प्रेशर ड्यू टू N2, प्रेशर ड्यू टू O2, और प्रेशर ड्यू टू CO2। अगर ये सभी नॉन रिएक्टिंग स्पेसीज है, कोई किसी से रिएक्शन रिएक्शन कर रहा नहीं है, तो जो जितने मात्रा में होंगे, अमाउंट में होंगे, उनके द्वारा प्रेशर उतना ही क्या होगा? ज्यादा। अरे यस या नो? तो ऐसे केस में ये प्रेशर किससे रिलेटेड होता है? उसके मोल फ्रैक्शन से। किससे बेटा? क्या करोगे? प्रेशर ड्यू टू H2 क्या होगा बेटा? मोल ऑफ H2 अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, ये फ्रैक्शन बताएगा, इनटू टोटल प्रेशर। ये टोटल प्रेशर में कितना कौन कंट्रीब्यूट करा, ये डिपेंड करेगा कि इनके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। इन्हें क्या कोई अमाउंट, मतलब सर मास, कौन कितने मास में है? मास से नहीं, बल्कि क्या करोगे? मोल से। क्योंकि बताओ, इनके एक मोल का वही इफेक्ट होगा जो इनके एक मोल का होगा। अरे गैस तो वही है ना बेटा, गैस ये ना, जितना इनके एक मोल का इफेक्ट है उतना ही इनके एक मोल का इफेक्ट है। लेकिन इनके एक मोल का मास 28 ग्राम है, बट इनके एक मोल का मास कितना है? 2 ग्राम। मेरी बात समझे? तो मास से नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे? मोल से। कैसे बोलेंगे बेटा? मेरी बात समझ में आया? ओके बेटा, मतलब जितना 2 ग्राम H2 इफेक्ट करेगा इस कंटेनर में प्रेशर डेवलप करने में, उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए नाइट्रोजन का 28 ग्राम चाहिए। क्योंकि ये नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि मास पे। इज इट ओके बेटा? समझ में आया? अब मैं कह रहा हूं, आप इसी इक्विलिब्रियम को स्टडी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, या कहे पार्शियल प्रेशर। तो ऐसे केस में जो इक्विलिब्रियम पहले केसी बोल रहे थे, अब किसको, उसको क्या बोलेंगे? केपी। क्या बोलेंगे बेटा? अब देखो, आपके पास वही रिएक्शन है, ए ए, ये किस फॉर्म में है? गैस। बी किस फॉर्म में है? गैस। इन इक्विलिब्रियम विथ सी, किसमें? गैस। डी इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया? गैस। ऐसे केस में आप जो केपी बोलोगे वो क्या बोलोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेस टू दी पावर सी, प्रेशर ड्यू टू डी रेस टू दी पावर डी, अपॉन प्रेशर ऑफ ए रेस टू दी पावर ए, और प्रेशर ऑफ बी रेस टू दी पावर। आया ना? ये कैसा प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर। प्रेशर ड्यू टू सी को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ओके बेटा, समझ में आया? अब बताओ बेटा, ये केपी है,
ये पार्शियल प्रेशर किससे रिलेट करते हैं? मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन इनटू, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है? इसको बोले क्या? एन सी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल रेज टू दी पावर सी इंटू पी टोटल। और ये क्या बोलोगे? एन डी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इंटू टोटल प्रेशर रेज टू दी पावर डी। इस प्रेशर को क्या बोलेंगे बताओ? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इंटू प्रेशर ड्यू टू टोटल प्रेशर रेज टू दी पावर क्या होगा? ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन? बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इंटू टोटल प्रेशर पर पावर क्या हो गया? बी। आया ना बेटा? इस तरह से Kp इज इक्वल टू होगा, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इसको बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आया ना? ये हुआ बेटा क्या चीज? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन को हम लोग कभी कभी एक्स से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बेटा? कैसे लिखते हैं? एक्स से। बोलेंगे एक्स सी पर पावर सी एक्स डी पर पावर डी। देखो टोटल प्रेशर बाहर आ गया, पी टोटल पर पावर सी प्लस डी। और ये क्या हो बेटा? एक्स ए पर पावर ए और एक्स बी पर पावर क्या हो गया? बी। माइनस क्या होगा? ए और माइनस क्या होगा? बी। सिर्फ मोल फ्रैक्शन लिए तो ये हुआ पूरा मोल फ्रैक्शन। और ये हुआ टोटल प्रेशर पर पावर दिस। इसी को हम लोग बोलते हैं के एक्स। क्या है? एक्स के। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स के। आप चाहो तो एक्स के भी फॉर्म में लिख सकते हो, इसको बोलेंगे केपी। समझ में आया? ऐसे कम समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो, क्या बताते हैं? पी वी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। पी इक्वल टू क्या होता है? एन बाई वी आर टी। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं? सी। तो पी सी इज इक्वल टू सी आर टी। सी आर टी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इस तरह से केपी और केसी क्या होता है? रिलेटेड। चलिए देख रहे हो, ये तो वही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बन गया आर टी रेस टू दावर दिस। इसी को लोग क्या बोलते हैं? केसी। देखो क्या लिखा हुआ? केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेस टू दावर डेल्टा एन। आया ना? जैसे देखो बेटा क्या है, CaCO3 सॉलिड गिव्स यू CaO सॉलिड प्लस CO2। आया ना? अब देखो अच्छा से, इसमें ये भी सॉलिड है और ये भी क्या है? हीट केयरफुली। सिर्फ ये क्या है? गैस। तो जो भी प्रेशर होगा इसी कारण होगा ना। सॉलिड के कारण कोई प्रेशर होगा, इसी कारण कंटेनर में प्रेशर होगा। जो आपका डेल्टा एन होता है जो यहां पे है वो क्या है? स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो भी प्रोडक्ट है उसका सम माइनस रिएक्टेंट डी प्लस डी माइनस ए। इसमें इसके कोफिशिएंट तो 1 है सर, इसके भी 1 है, इसके भी, लेकिन ये क्या सॉलिड है, ये भी क्या है? सॉलिड। तो प्रेशर के लिए तो सिर्फ यही इन्वॉल्वमेंट हुआ ना बेटा। अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो तो क्या लिखो? जल्दी लिखो बताओ। ज्ञान की बात बता रहा है, जिसे केसी लिखते हैं, इसका आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखना चाहते हो। रिएक्शन क्या है देख लो। CaCO3 इन इक्विलिब्रियम विथ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ये क्या है? सॉलिड। और ये क्या है? सॉलिड। तो मैं बता रहा हूं, उसको सुनना अच्छे से। अब देखो बेटा, आप निकाल रहे हो मान लो केसी। क्या पढ़ा है केसी बताओ? एक्टिविटी ऑफ CO2 पर पावर 1
एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पर पावर 1, एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर पावर क्या हो गया 1। अब ज्ञान की बात जो बता रहे हो वो लाख टके के उसको समझो। सॉलिड की एक्टिविटी हमेशा 1 होती है। क्या होती है बेटा? सॉलिड की एक्टिविटी हमेशा क्या होती है 1। क्यों? क्योंकि सॉलिड का कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता। तुम एक पत्थर डाल दो पानी में कैल्शियम कार्बोनेट का, वो रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, उसके अमाउंट घटते जाएंगे लेकिन उसकी डेंसिटी घटेगी क्या? क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट जो भी रहेगा, पत्थर का अमाउंट घट जाएगा, लेकिन पत्थर तो वही रहेगा, उसकी वही अमाउंट रहेंगे। अमाउंट मतलब क्या है? उसके डेंसिटी वही रहेंगे। मेरी बात समझे? कैल्शियम कार्बोनेट की एक्टिविटी घटने वाली नहीं है। लेकिन देखो बेटा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, रूम बड़ा कर दो, प्रेशर अलग हो जाएगा। रूम छोटा कर दो, उसका जगह अलग हो जाएगा। लेकिन तुम रूम बड़ा करो या छोटा करो, एक पत्थर रखा हुआ है कोना में, तो वो जितना जगह ले रहा है उतना ही लेगा कि नहीं? चाहे रूम कितना भी बड़ा कर दो, चाहे रूम कितना भी छोटा कर दो। लेकिन गैस, रूम बड़ा करोगे तो जगह ज्यादा लेगा, पूरे जगह पे आएगा। रूम छोटा कर दो तो वही गैस छोटे जगह में आ जाएगा, हर जगह वो गैस है कि नहीं? इसलिए गैस की एक्टिविटी टाइम से, आपके वॉल्यूम चेंज करने से चेंज कर सकती है, लेकिन सॉलिड की चेंज करेगी नहीं। इसलिए जो ये सॉलिड है इसकी एक्टिविटी क्या होगी 1, इसकी भी एक्टिविटी क्या होगी 1। तो आपका जो केसी लिखोगे वो क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ सीओ रेज टू द पावर 1, और किसी का चेंज करने वाला है ही नहीं। समझे? अब यही चीज, इस कंसंट्रेशन को हम केपी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर यही केपी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू दी पावर 1। और उन दोनों के कारण, सॉलिड के कारण तो प्रेशर होने वाला ही नहीं है। और पी इक्वल टू क्या पढ़े हो? NRT। और पी इक्वल टू क्या पढ़े हो? CRT पढ़े हो कि नहीं? इसी केपी को क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन CRT रेज टू दी पावर 1। और इसी कंसंट्रेशन को यहां सी को बोल सकते हैं क्या चीज? KC। यही बोला, KP इज इक्वल टू क्या हो गया? सी को आप क्या बोलोगे? इंटू RT रेज टू दी पावर क्या हुआ 1। यहां पे KP बराबर क्या हो गया? KC इंटू RT रेज टू दी पावर क्या हो गया 1। हुआ कि नहीं? तो जो इसका कंसंट्रेशन है वही उसका KC है, जो उसका प्रेशर है वही उसका क्या है? KP है। और KP KC रिलेटेड हुआ कि नहीं? RT रेज टू दी पावर डेल्टा N। देखो ये, इसका ये जीरो, ये तो सॉलिड है, सिर्फ गैस में वही है ना, 1 प्लस 0 माइनस 0 क्या होगा? 1 ही ना होगा बेटा। इसलिए आ गया कि नहीं आ गया? ओके बेटा, कोई दिक्कत? तो इसीलिए एक फॉर्मूला है बेटा, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू RT रेज टू दी पावर डेल्टा N। ये जो लगे गए, ये सभी होमोजेनियस सिस्टम होना चाहिए। सब गैस तो सब गैस, सब लिक्विड तो सब लिक्विड। सॉलिड की एक्टिविटी तो क्या होती है 1। क्या होती है? उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? चलिए अब देखो, आप समझे तो सबसे पहले आपको केपी केसी को रिलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? डेल्टा एन को समझना चाहिए क्या होता है। तो आपके पास कुछ रिएक्शन देते हैं, जैसे देखो, रिएक्शन देखो क्या है, PCl5। ये रिएक्शन क्या है? ये भी गैस है, PCl3 और Cl2। बताओ इसका डेल्टा एन क्या होगा? बोलो। प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, एक और एक मिलके क्या हो गया 2, माइनस एक क्या हो गया? समझे? तो डेल्टा एन क्या होगा 1। आया ना? जो भी स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट का है माइनस रिएक्टेंट का। व्हाट अबाउट दिस? NH4HS सॉलिड इसमें कन्वर्ट हुआ, ये भी 1 है, ये भी क्या है 1। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 माइनस क्या हो गया 0, क्योंकि ये सॉलिड है, इसलिए डेल्टा एन क्या होगा 2। अगर इसमें देखो ये 2 है, ये क्या है 3, और ये क्या है 1, है ना बेटा? 2 माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा -2। 2 1 1 घटा क्या गया 0। अब बताओ, जब डेल्टा एन क्या हो 0, तो जो केपी बराबर क्या पढ़े हो?
Kc इंटू आर टी रेस टू दी पावर डेल्टा एन, क्योंकि डेल्टा एन जीरो है तो जो उसकी केपी की वैल्यू होगी वही उसकी क्या होगी, केपी बराबर क्या होगा, केसी। केपी इज इक्वल टू केसी। केपी बराबर केसी कब होता है, जब डेल्टा एन का वैल्यू क्या होता है, जीरो। अच्छा लगा क्या, समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट। यस भाई नेक्स्ट, अभी एक आधो घंटा नहीं हुआ होगा। कितना बजा, अभी 10:07 हुआ है। ठीक है, लगभग सवा घंटा पढ़े हो, आधे घंटे और पढ़ो। 2 घंटे का लेक्चर है बे। नींद आ रहा है, भूख लग रहा है, अच्छा समझ में आया। चलिए एक काम करते हैं, 5 मिनट से 7 मिनट का रिकैप कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़े। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? देखो फिजिकल केमिस्ट्री है, थोड़ा केमिस्ट्री अभी जो पढ़े उससे अलग है, तो जितना पढ़ो उतना समझ के पढ़ो। चलिए, तो आज जो हम पढ़े उसको अब रिवाइज करते हैं। चलिए, अब देखो, सबसे पहला आपको हम पढ़ाए थे केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या था बेटा, यह आपके मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से क्या है, अलग है। ठीक है, वहां पे हम लोग बोलते थे नेट फोर्स क्या है, जीरो। यहाँ पे हम फोर्स की बात तो नहीं करने वाले हैं, यहाँ तो केमिकल रिएक्शन होने वाला है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम से भी अलग है। जानते हो सबसे खतरनाक इक्विलिब्रियम जो होता है वो होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें पिन साइड एकदम साइलेंट होना है, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ चेंज हो रहा है लेकिन चेंज का पता नहीं चल रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट क्या वो चेंज का पता चल रहा है? जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, पते नहीं है। चल रहा है लेकिन लगेगा क्या, स्थिर है। चल रहा है लेकिन लगेगा कैसा, स्थिर है। इसी को आप क्या बोलते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में, और फिर वो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, रिएक्टेंट में। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिएक्टेंट होते ही रहते हैं, ये डायनेमिक प्रोसेस है, ये हम पढ़ाए थे। इसमें हम आपको बताए थे दो प्रकार की चीज, देखो एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, जिसमें फिजिकल चेंज होता है। कौन सा चेंज होता है बेटा, और आपको हम बताए थे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को पहचानना। कभी कहते फिजिकल प्रॉपर्टी को पहचानने के लिए आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इससे कोई चीज सेंस हो रहा है तो मतलब वो फिजिकल चेंजर है। आंखों से देख रहा है, कि आंखों से देखना मतलब सॉलिड था लिक्विड हो गया, लिक्विड है गैस, ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। ओके, नाक से सुन गए, अरे भैया गंदा गैस है, ही राम, ये भी फिजिकल चेंज है। ये क्या है, फिजिकल, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। स्मेल, कलर, आंख से देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। ओके बेटा, टेम्परेचर देख लिए, गर्म हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी जहां पे रिएक्शन दिखेंगे नहीं, रिएक्शन हो रहे वो होते हुए दिखेंगे तो उसके आउटपुट को दिखेंगे, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन दिखेगा। जैसे यहाँ देखो H2O लिक्विड ही H2O गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ क्या, क्या एटम एक जगह से दूसरी जगह चला गया क्या, डिस्प्लेस हुए क्या, किसी और से कनेक्ट हो गया क्या, नहीं, उसी से तो कनेक्टेड है। ये हमारा फिजिकल चेंज हुआ, ये आपका केमिकल चेंज हुआ। अब जो रिएक्शन है, क्या वो सभी इक्विलिब्रियम होते हैं, सभी इक्विलिब्रियम को अचीव करते हैं, तो ऐसा नहीं है। रिएक्शन को ब्रॉडली दो प्रकार से डिवाइड किया गया, इरिवर्जेबल और रिवर्जेबल। जो सिर्फ एक ही दिशा में चले उसको बोलते हैं इरिवर्जेबल। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आए, उसको क्या कहते हैं, रिवर्जेबल। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले, ये किसके लिए पढ़ने वाले हैं, रिवर्जेबल प्रोसेस के लिए, ना कि इरिवर्जेबल प्रोसेस के लिए। इसमें आपने देखा क्या,
कि इनमें सिर्फ एक ही एरो होता है, इसमें दोनों तरह से होता है, इधर से लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी जाएगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी जाएगा। इसके कुछ कुछ ऐसे रिएक्शन देखे बेटा, जो ओपन कंटेनर में कर रहे हो तब तो वो इरिवर्जेबल है, क्योंकि कुछ गैस निकल रहे हैं वो स्केप कर जाते होंगे। लेकिन वही अगर तुम क्लोज कंटेनर में कर दोगे तो वो गैस निकल नहीं सकता, तो ऐसे केस में वो फिर से प्रोडक्ट स्पेसिस से रिएक्ट करके फिर रिएक्टेंट में जा सकता है, जो आपको नीचे मैंने दिखाया। इसके बाद मैंने दिखाया था क्या बेटा आपको, आपको हम बताए थे इसको पिक्चर से कैसे देख पाओगे। तो देखो बेटा, केमिकल में देखो ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। समय के साथ रिएक्टेंट भी किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट में। तो अगर हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन को देखना चाहते हैं, मतलब अमाउंट टाइम के साथ कैसे चेंज कर रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के अमाउंट टाइम के साथ घटेंगे और प्रोडक्ट के अमाउंट टाइम के साथ क्या होंगे, बढ़ेंगे। और एक समय आएगा कि रिएक्टेंट के जो भी अमाउंट है प्रोडक्ट में जा रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट किस में जा रहे हैं, रिएक्टेंट में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बेटा, रिएक्टेंट में जा रहे हैं। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आ रहा है उतना ही प्रोडक्ट कहां जा रहा है, रिएक्टेंट में। मतलब वो अचीव कर लिया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होना चाहिए, रिएक्टेंट में। रेट कांस्टेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, अमाउंट भी इक्वल होना चाहिए। बट इस प्रोसेस को देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। एक समय आया कि अब समय के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट का अमाउंट चेंज नहीं कर रहा है, फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, जितना अमाउंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है उतना तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं कन्वर्ट कर रहा है। तो नेट या तो प्रोडक्ट बन रहा होगा या तो नेट क्या होगा, रिएक्टेंट बन रहा होगा। जैसे इस केस में क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का रेट ज्यादा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का रेट क्या है, कम। भले ये टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो नेट प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम में नहीं है। जबकि इसका रेट क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, किसका, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। वह बराबर भी होना चाहिए। अगर हम इसी चीज को कंसल्टेशन के बेसिस पे देखेंगे, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटे और प्रोडक्ट के बढ़े, एक समय दोनों इक्वल हो गए, मतलब वह समय के साथ चेंज ना करे। जब से अगर अमाउंट समय के साथ चेंज ना करे, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम आ चुका है। सौभाग्य से ये क्या है, चेंज भी नहीं कर रहा है और साथ साथ क्या है, इक्वल भी है। इक्विलिब्रियम हो सकता है। इसमें देखेंगे क्या, तो ये क्या हुआ, इसमें देखो, इसमें अब समय के साथ अमाउंट चेंज नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा, लेकिन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से क्या है, रिएक्टेंट आया ना। तो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है, ये किसका अमाउंट है, रिएक्टेंट का। और ये किसका है, रिएक्टेंट का अमाउंट कम है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या है, कम। इसका मतलब ये क्या हुआ, बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम को, जब ये रिएक्टेंट आप दिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में, तो ये बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम को अचीव कर गया। इक्विलिब्रियम अचीव करने में रिएक्टेंट के अच्छे खासे अमाउंट चाहिए। बट इस केस में क्या हुआ, जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो उस समय प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है, किसके, रिएक्टेंट। मतलब बहुत ज्यादा आगे जाके क्या हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव किया। अब सुनो, आप अभी पढ़ चुके हो केसी, तो प्रोडक्ट का अमाउंट और रिएक्टेंट का अमाउंट नीचे होता है, तो प्रोडक्ट का अमाउंट ऊपर और रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, नीचे। ये रेशियो को देखो, प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट क्या है, कम। इससे इसके केसी की वैल्यू क्या होंगे, बहुत बड़ा। तो अगर प्रोडक्ट साइड में इक्विलिब्रियम होता है तो केसी का वैल्यू ज्यादा होता है, रिएक्टेंट साइड में होता है तो केसी का वैल्यू क्या होगा, कम। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम अचीव किया उस समय प्रोडक्ट के अमाउंट कम है और रिएक्टेंट के अमाउंट क्या है, ज्यादा। समझे। तो ये केसी का वैल्यू क्या हो सकता है बेटा, जो केसी केपी आप निकाले थे, ये अमाउंट का ही तो रेशियो है, और इसका वैल्यू 0 से लेके क्या हो सकता है, इनफाइनाइट तक। आया ना। तो ये हो रहा है लार्जर साइज के लिए, इसमें केसी का वैल्यू क्या होगा, बड़ा, और इसमें केसी का वैल्यू क्या होगा, छोटा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का अमाउंट बनाने पे रिएक्टेंट का अमाउंट रिलेटिवली बहुत कम है,
तब ये प्रोडक्ट अचीव, तब ये इक्विलिब्रियम अचीव किया। जबकि इसमें क्या हुआ, इक्विलिब्रियम जो अचीव हुआ उस समय प्रोडक्ट के अमाउंट कम है, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। तो केसी का वैल्यू क्या होगा, रिलेटिवली कम होगा। यस या नो बेटा, ये केसी का वैल्यू एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा। अगर ऐसे समझो तो ये एक से बड़ा होगा और ये एक से क्या होगा, छोटा। अच्छा लगा, चलिए। अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात किए थे हम लोग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अगर जो रिएक्टिंग स्पेसीज है सभी के सभी सेम फेज में होते हैं तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। और अगर अलग अलग फेज में होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोजीनियस। कोई दिक्कत है? अब आपको हम बता रहे थे क्या, आपके इक्विलिब्रियम अचीव्ड हुए हैं, वो पता चलने के लिए उसका प्रेशर समय के साथ नहीं चेंज होगा। समझ में आया? अगर आप प्रेशर चेंज करोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज करो डिस्टर्ब होगा, टेम्परेचर चेंज करो डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे देखो बेटा, इक्विलिब्रियम अचीव था और तुम बाहर से KNO3 डाल दिए, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगा। टू अचीव इक्विलिब्रियम, टू अचीव मतलब जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर गए एक बार, अगर उसमें तुम चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम उसके डिस्टर्ब होंगे। लेकिन फिर उसकी टेंडेंसी क्या होगी कि हम किसी ना किसी वे में इक्विलिब्रियम को क्या करें, अचीव कर लें। और उसके लिए तुम जो उसको डिस्टर्ब किया उसको कंपनसेट करना चाहेंगे। जैसे तुमने क्या किया, इसका अमाउंट बढ़ा दिया, तो अब ये ऐसे चलेगा जिससे कि इसका अमाउंट क्या करे, घटे। तो घटने के लिए इसको किधर जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा। आया ना? ओके बेटा। और जब ये जाएगा तो ये भी तो घटेगा, और यही पिगमेंट डालता है तो इससे पिगमेंट का अमाउंट क्या होगा, घटेगा। तो जो रेडनेस है वो क्या हो जाएगा, कम। समझे? इसके बाद हम आपको बताए थे, ये कुछ पिक्चर दिखाए थे, और स्पेशली इसमें जो हम बताना चाहते थे ये रिएक्शन में, जैसे ये ग्राफ देख रहे हो, इसमें देखो बी का अमाउंट घट रहा है और सी का अमाउंट का क्या रहा है, घट रहा है। ये कहीं ना कहीं रिएक्टेंट साइड में होंगे, और एक अमाउंट बढ़ा तो इसको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट साइड में रहना पड़ेगा। इस टाइम के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ये बात तो सच है, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट साइड में कौन होंगे, बी एंड सी। तो बी एंड सी इन इक्विलिब्रियम विद क्या होगा, ए। ये आपको देखना है। फिर जब हम इसकी अमाउंट के स्टडी की बात किए थे तो कहे थे इस अमाउंट के स्टडी के लिए किसको बुलाओ, लॉ ऑफ मास एक्शन को बुलाओ। और ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है जो रिएक्टिंग स्पेसीज है उसके अमाउंट रेज टू दी पावर देयर स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो उसके बैलेंसिंग से आया है। और यहां मैं ये भी बोला था क्या, देखो आपको जनरली एग्जामिनर बैलेंस करके रिएक्शन देगा, आपको खुद बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ओके। फिर आपको मैंने क्या किया था कि आप आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप देखे थे वो एक था केसी, दूसरा क्या था, केपी। यस यू नो, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड। अब इस इक्विलिब्रियम के अमाउंट की स्टडी करने के लिए आपके पास तीन पैरामीटर है। प्राय हम लोग केसी से करते हैं, मेजोरिटी हम क्या करते हैं, केसी कंसंट्रेशन रिलेटेड। लेकिन कभी कभी हम लोग केपी भी इसी करते हैं, जब गैसियस स्पेसीज ज्यादा रहे तो वहां पे हम लोग जनरली केपी करते हैं। और तीसरा है बेटा के एक्स, जो मोल फ्रैक्शन से रिलेट करना हो। किसे रिलेट करना है बेटा, समझे? सब एक ही चीज को बता सकता है। अगर मान लो कोई कह रहा है तुमने केसी निकाला और कह दिया कि केसी के कारण ये इक्विलिब्रियम में है, तो कन्फर्म ये केपी के कारण भी इक्विलिब्रियम में होगा और केएक्स भी कारण भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। बट ये अलग अलग वे से स्टडी करने का तरीका है। किसी में हम प्रेशर रिलेटेड कर लिए, किसी में कंसंट्रेशन रिलेटेड कर रहे हैं। अरे जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उस समय प्रेशर भी अब चेंज करने वाला नहीं है, कंसंट्रेशन भी चेंज करने वाला नहीं है, अमाउंट चेंज करने वाला नहीं है। तो चाहो तो उसको मोल फ्रैक्शन से पढ़ो, चाहो तो उसको क्या पढ़ो, प्रेशर से पढ़ो, चाहो तो उसको क्या पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो। फर्क पड़ने वाला तो है ही नहीं। तो सिचुएशन टू सिचुएशन हम क्या करेंगे, अलग अलग चीज का क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके। हम इसको एक दूसरे से रिलेट भी कर सकते हैं। तो कहते हैं के पी इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेज टू दी पावर डेल्टा एन, जहां डेल्टा एन क्या है, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट के सम माइनस स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट के सम।
कोई हम कहते हैं डेल्टा एन। कैसी है ना बेटा? चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अमाउंट कंपैरिजन, मतलब मैथमेटिकल जो रूप आप देखे हो, कैसे इसको मैथमेटिकली यूज करते हो, आपको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। अटेंडेंस बना लेते हैं, रुक जाइए।